Hello dear students, welcome back to this classes. Very good morning to all of you. In the last class we did case studies related to chapter 5. चैप्टर 5 का केस स्टडी हमने किया था लास्ट क्लास में. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चंस. वैसे तो बहुत सारे टॉपिक सारे ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुके हैं पहले के वीडियोस में, फिर उसके बाद रिवीजन वीडियो भी आया और उसमें सारे टॉपिक कवर्ड हो गए हैं, बट स्टिल मुझे लगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार डिस्कस करवा लिया जाए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे. ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे अभी. और जो चीज़ पहले से वीडियो में कवर हो गया रहेगा तो उसको मैं बोलूँगा कि हम पहले से वीडियो में वो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. पहला देखिए आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन एक है, जो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब आपको करना है. ठीक है, आप अपने से कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करवा रहा. यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है आपको भी हमको भी. तो हम पहले शॉर्ट आंसर टाइप डिस्कस करते हैं. देखिए फर्स्ट है डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग. आपको पता है ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करना है, पहले से बहुत बार डिस्कस हो चुका है. सेकंड है व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग स्टेप कितना था, 4 तो था, वही चीज़ वो 4 स्टेप को यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या है. आप में से सब आंसर जानते होंगे सारे बच्चे कि वो 4 स्टेप क्या है. क्या चीज़ है वो हवन करेंगे वाला, जो आइडेंटिफाई करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, जिम्मा देंगे, रिपोर्ट करेंगे, वही चीज़ है. ठीक है, थर्ड नंबर है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. क्या है, 3 चीज़ें ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी. फोर्थ नंबर व्हाट डज द टर्म स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया जा चुका है. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या, कौन किसके अंडर में रहेगा उसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं. मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेजेड बाय वन मैनेजर और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर. वही चीज़ को लिखना है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. सारे आपके बुक में हैं. अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वुड फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रूव टू बी एन अप्रोप्रिएट चॉइस. फंक्शनल स्ट्रक्चर कब अच्छा होता है, एक प्रोडक्ट जब होता है. ड्रॉ ए डायग्राम डिपिक्टिंग ए डिविजनल स्ट्रक्चर. मैं बनाया था क्लास में, वही डायग्राम को बनाना है, टाटा कंपनी का बना सकते हो आप. ठीक है, कैन ए लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन बी टोटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, गिव योर ओपिनियन. क्या कोई चीज़ सेंट्रलाइज पूरा हो सकता है या पूरा डिसेंट्रलाइज हो सकता है. नो. कोई लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, देखो सेंट्रलाइज तो पूरा हो सकता है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज हो सकता है, ये बात है. लेकिन यहाँ पे बोला है, फोकस करिए वर्ड्स को, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. कहने लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन बी टोटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, गिव योर ओपिनियन. मतलब बुक में क्या लिखा है वो बाद में पढ़ना, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो. क्या एक लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो सकता है या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे. तो ये चीज़ भी मैं बताया था क्लास में, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो, कि ना तो पूरा सेंट्रलाइज हो सकता है ना पूरा डिसेंट्रलाइज होता है, दोनों का मिक्सचर होता है. ठीक है, अब आंसर क्या लिखा है देखें. नो ए लार्ज फर्म मस्ट हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, वही चीज़ लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब जो बच्चा अच्छे से क्लास किया है उसको आंसर सारा आएगा. 8 नंबर है डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल. कमेंट. बताया था पापा और सन का नाता, तेरा मुझसे पहले का नाता, वही चीज़ है. डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग डेलीगेशन टू लोएस्ट लेवल. कमेंट करिए यस या नो, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से. एक्सटेंशन तो है ही ना, ये चीज़ तो बोला था मैं, एडवांस वर्जन है बोल करके. तो ये इस चीज़ के आप ऊपर लिखेंगे कि यस डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन है बोल करके. मतलब इसमें आप ये लिखेंगे कि एक्सटेंशन भी है और इट इज़ मच मोर देन ए मियर ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी टू ए लोअर लेवल. इट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल. इट शोज दैट द बिलीफ ऑफ पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल, रिसोर्सफुल. ठीक है, और जो है फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 3 पॉइंट, ये चीज़ आप लिखेंगे. और यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द ऑथोरिटी विद 2, whereas in decentralization the authority is multiplied by many.
क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पेज आ रहा है, देखो वाई इज डेलीगेशन कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन? लॉन्ग आंसर है, देखो ये 5 मार्क्स का हो सकता है आपका। उन्होंने पूछा है डेलीगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेलीगेशन नहीं करेगा तो ओवरबर्डन हो जाएगा मैनेजर, है ना। तो उसी चीज़ को आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, वाई डेलीगेशन इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजर ओवरबर्डन हो गया तो वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली नहीं चलेगा। सेकेंड है व्हाट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर, डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन। कंप्लीटली आपके बुक में है और मैं कंप्लीटली क्लास में डिस्कस कराया हूँ, अभी कुछ डिस्कशन नहीं होगा। थर्ड नंबर, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन decentralization is an optional policy. Explain why an organization would choose to be decentralized. देखो मैं आपको बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज क्यों होगा, सोचिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर सकता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करेंगे तो अच्छे से काम होगा, और डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। और ये चीज़ मैं बताया था, डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी डेलीगेशन इज़ नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑप्शनल। इसके ऊपर एक पैरा भी है आपके बुक में और मैं डिस्कस भी कराया था, आप उसी को यहाँ पे लिखेंगे। हाउ डज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे सपोर्ट करता है फॉर्मल को बताना है। तो देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो एक फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर में एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है जो कि हेल्प करता है फॉर्मल स्ट्रक्चर को प्रॉपरली चलाने में। प्रॉब्लम्स वगैरह पता चल जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन होता है जिससे कि कम्युनिकेशन फास्ट होता है, ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल को हेल्प करता है, वो चीज़ को आपको इसमें आपको लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फास्टर कम्युनिकेशन होता है, सोशल नीड्स पूरा होता है, फीडबैक अच्छा मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनफॉर्मल ग्रुप के पास जो नॉलेज होता है वो पता चल जाता है। ग्रेप वाइन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जल्दी से पता चल जाता है। तो ये सारा आपका एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब 5th पॉइंट में क्या है, 5th क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये मुझे नहीं आता, मैं नहीं करवाऊंगा, आप कर लीजिएगा खुद। 6 नंबर, हाउ इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। नहीं आता मतलब आप डिस्कस किया जा चुका है, बहुत इजी है, ठीक है, कर सकते हैं। 6 नंबर, हाउ इज फंक्शनल स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस बताया गया था ना आपको, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस बताया गया था ना। जो डिफरेंस है वही चीज़ आपको लिखना है, नॉर्मल जो डिफरेंस है उसी चीज़ को आपको लिखना है। अब देखो एक केस स्टडी आ रहा है, A company which manufactures a popular brand of toys has been enjoying good market reputation. देखिए यहाँ पे बोला है A popular brand of toys has been enjoying good market reputation. It has a functional organization structure with separate department for production, marketing, finance, human resource and research and development. Right now
एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छा है, और इसके में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, क्लियरली लिखा हुआ है फंक्शनल स्ट्रक्चर विद सेपरेट डिपार्टमेंट, और हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेटली टू यूज ए ब्रांड नेम एंड ऑल्सो टू कैच टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इट इज़ थिंकिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स मैन्युफैक्चर टू न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज फॉर विच ए न्यू मार्केट इज इमर्जिंग। मतलब अब वो क्या है, कंपनी का ब्रांड इमेज तो है, ब्रांड नेम है, तो वो उस ब्रांड नेम को यूज़ करके नया नया बिजनेस में वो घुसना चाहता है, नया नया बिजनेस वो करना चाहता है। कौन, कंपनी। अब डाइवर्सिफाई मतलब नए प्रोडक्ट को ऐड करना, ठीक है, उसी रेंज में, मतलब उसी कंपनी में नए प्रोडक्ट को ऐड करना, मतलब डाइवर्सिफाई करना। पहले कंपनी एक टॉय बनाता था, अभी 5 टाइप का टॉय बनाएगा। पहले कंपनी एक प्रोडक्ट बनाता था, अभी 5 टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक टॉय बनाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गिविंग कंक्रीट रीजन्स with regard to benefit the company will derive from the step it should take। मतलब इसमें रिपोर्ट बनाने के लिए बोला है। रिपोर्ट इन द सेंस हमको एक आंसर को ऐसा प्रेजेंट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में हम समझा पाएँ कंपनी को, और उसका रीज़न भी होना चाहिए कि हम वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों सजेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए कंपनी में अभी डायरेक्टली लिखा हुआ है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था, तो पहले आप लिखेंगे कि करंट कंडीशन में कंपनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था क्योंकि एक प्रोडक्ट यूज़ हो रहा था बोल के फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था। फर्स्ट पैरा में लिखेंगे। सेकेंड पैरा में लिखेंगे सिंस द कंपनी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस टू न्यू मार्केट एंड wants to capture new opportunity and since right after this the company will deal in various types of product in this situation। कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी के नए नए प्रोडक्ट होंगे। जैसे टाटा कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, सॉल्ट है, टाटा तनिष्क है, टाटा मोटर्स है, टाटा का वॉच आता है, टाटा का वोल्टास एसी आता है। तो उसमें मैं एग्जांपल किसका दिया था, डिविजनल स्ट्रक्चर का। तो वही केस यहाँ पे बन रहा है। तो आप लिखेंगे कि अभी कंपनी नए एरिया में जाना चाहता है, नए प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसको डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर लेना चाहिए। और इसके बाद आप लिखेंगे कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्यों अच्छा है, डिविजनल स्ट्रक्चर का फीचर्स लिखेंगे और उसका इम्पोर्टेंस लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन का मार्क के हिसाब से आप देखेंगे। अगर क्वेश्चन 6 मार्क का है तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए ये भी लिखेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर का 2-3 फीचर लिखेंगे और उसका इम्पोर्टेंस 5-6 पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ने का है। ठीक है, ये कंपनी एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स, फिलहाल वो क्या बना रहा है, कॉस्मेटिक्स बना रहा है, विच हैज़ एन्जॉयड ए प्री एमिनेंट पोजिशन इन बिजनेस। उसने बहुत अच्छा पोजीशन इंजॉय किया अभी तक, मतलब वो कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी था अभी तक। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ देखें, हैज़ ग्रोन इन साइज में भी बहुत बड़ा था। इट्स बिजनेस वाज वेरी गुड टिल 1991, मतलब 1991 तक वो जो एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, कॉस्मेटिक बनाता था, वो बहुत अच्छा था। बट आफ्टर द न्यू लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट हैज़ सीन द एंट्री ऑफ मैनी MNC इन द सेक्टर। MNC मतलब आप पढ़े हैं क्लास 11 में, MNC मतलब नए नए कंपनी जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वो जो काम करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पढ़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो कि वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड है। ठीक है, अब लैक्मी एक कंपनी है, यू नो अबाउट दिस। लॉरियल एक है, मैक है, तो मैक एक कंपनी का नाम है। तो उस टाइप के कंपनी से इसको अभी कंपटीशन मिलना शुरू हो गया क्योंकि लिबरलाइज एनवायरनमेंट हो गया, लिबरलाइजेशन आ गया और MNC आ गए। विद द रिजल्ट द मार्केट शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड हैज़ डिक्लाइंड। मतलब मार्केट शेयर का मतलब क्या है, मैं बताया था क्लास में कि मार्केट शेयर मतलब, नॉर्मल क्लास में भी आपको ये चीज़ बताया था, मार्केट शेयर मतलब मार्केट में उनके प्रोडक्ट का
क्वांटिटी, ठीक है। पहले मार्केट में उनके शेयर मतलब उनके कस्टमर थे 100, अब मार्केट में उनके कस्टमर रह गए 10, ठीक है। तो उनका रिजल्ट हो गया मतलब उनका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया, हम बोल सकते हैं। द कंपनी हैड फॉलोड ए वेरी सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल। द कंपनी हैड फॉलोड ए वेरी सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल। तो विथ डायरेक्टर एंड डिविजनल हेड मेकिंग इवन माइनर डिसीजन। अब इसमें बोला है कि सेंट्रलाइज मॉडल कंपनी फॉलो कर रहा था और जिसमें कि डायरेक्टर्स और डिविजनल हेड जो थे वो छोटा से छोटा डिसीजन भी वो लेते थे। मतलब इशारा समझ जाइए आप, सेंट्रलाइज मॉडल के बारे में बात कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन के बारे में वो बात कर रहा है। बिफोर 1991 दिस बिजनेस मॉडल हैड सर्व द कंपनी वेरी वेल। 1991 से पहले ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छी तरीके से कंपनी में काम कर रहा था। As the consumer had no choices, but now the company is under pressure to reform. पहले के टाइम में कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं था। 1991 से पहले ये मॉडल चल रहा था क्योंकि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं था, सिर्फ ये एक ही कंपनी था। अभी आ गया है मार्केट में लैक्मी, मैक, लॉरियल टाइप का, और ये एक्स जो है ये चल नहीं रहा है। वट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंजेस शुड द कंपनी ब्रिंग अबाउट इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स मार्केट शेयर। अब आपसे पूछ रहा है, आप हैं इसके मैनेजर, आपसे पूछ रहा है कि कंपनी में क्या स्ट्रक्चरल चेंज लाएं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाएं ताकि कंपनी में चेंज आ जाए और कंपनी अपना मार्केट शेयर बचा सके। मतलब कंपनी का मार्केट शेयर जो था वो वापस रहे। कंपनी जैसे पहले 100 प्रोडक्ट इसके थे मार्केट में, तो वो 100 प्रोडक्ट 100 का 100 रहे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है, हाउ विल द चेंजेस सजेस्टेड बाय यू हेल्प द फर्म। अब तुम जो चेंज बताओगे वो कैसे हेल्प करेगा। कीप इन द माइंड दैट द सेक्टर इन विच द कंपनी इज FMCG। FMCG का मतलब मैं बताया था क्लास में, जैसे कि आप डे टू डे जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, ऑयल, कॉस्मेटिक्स, तो ये सारा जो है इसको हम बोलते हैं FMCG। FMCG का फुल फॉर्म फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो इसको FMCG कंपनी बोलते हैं। अब FMCG, अब इसमें बोल रहा है कि कंपनी FMCG है और कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करें। कंपनी डील कर रहा है कॉस्मेटिक्स में। देखिए अब जब इसको कंपनी को कंपटीशन मिल रहा है और क्वेश्चन यहाँ पे बोल ही रहा है कि उसको सेंट्रलाइजेशन मॉडल में प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सा बात है मॉडल उसको चेंज करना पड़ेगा और वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर। और डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर, और डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं जिसमें कि काम बांटा जाता है। तो आप इसमें डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे हाउ विल द चेंज सजेस्टेड बाय यू हेल्प द फर्म। डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे हेल्प करेगा आप वो भी लिखेंगे। इसमें आप इम्पोर्टेंस लिखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर का, कि डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या होता है। सबऑर्डिनेट लोग इनिशिएटिव लेते हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। टॉप मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट सारा काम वही खुद ही कर रहा है ना, तो द डायरेक्टर एंड डिविजनल हेड मेकिंग इवन माइनर डिसीजन, तो उससे क्या हो रहा है, उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है और वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा तो लोअर लेवल वाले भी अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, तो ये लोग भी अपने डिसीजन में फोकस्ड रहेंगे तो अच्छे से काम होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे और इम्पोर्टेंस में वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब हाईलाइट करना है कि डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे अच्छा है, ठीक है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे और उसका इम्पोर्टेंस लिखेंगे अच्छे से। विद दिस वी डिस्कस्ड NCERT क्वेश्चंस। NCERT क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए और चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म हो चुका है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी रीडिंग चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 जो है आपका स्टाफिंग है, वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए डिलाइटफुल डे, बाय बाय।